तो यह नया टॉपिक जो है यह प्रकाश, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं, प्रकाश के अंतर्गत यदि हम लोग देख लें तो प्रकाश है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती है। यह किसी भी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देती है। हम लोगों के आंख के पास जो है वो अपना प्रकाश नहीं होता है, हम प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देखते हैं। जब तक किसी भी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा और वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम वह किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अर्थात देखने की क्रिया के लिए जो है हमें प्रकाश की आवश्यकता हो जाती है और प्रकाश हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रकाश के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो प्रकाश क्या है, तो पहला हम बात कर लेते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वही ऊर्जा कहलाती है। अर्थात ये कार्य करने की क्षमता मतलब हमें देखने की क्षमता कौन प्रदान करता है, यही प्रकाश। उसके बाद दूसरा टॉपिक के अंतर्गत यदि लेकर चले तो प्रकाश जो है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है यह। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत यदि बात कर ले तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश किसी भी माध्यम में जो है वह गमन कर सकता है और यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर लेता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक चाल जो है प्रकाश की निर्वात में होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है कितना, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि हम इसको सिंपल लेकर चले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है यह प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। तो सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद फिर आ जाएगा द्रव में और उसके बाद ठोस में। यानी प्रकाश की चाल जो है यह ध्वनि की चाल की उल्टा होती है। ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो है वह सबसे अधिक होती है। उसके बाद प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में जो होता है, या प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और इसका तरंगदैर्घ्य के अंतर्गत जो है भिन्न भिन्न माध्यमों का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है और यही कारण है कि प्रकाश का चाल जो होता है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश के अंतर्गत यदि हम लोग और चले तो प्रकाश का द्वैध गुण है। द्वैध का मतलब प्रकाश 2 गुण जो है वह प्रदर्शित करता है। एक में इसको तरंग कहा गया है तो दूसरा में इसको कण कहा गया है। प्रकाश का 2 गुण है, एक में इसको तरंग कहा गया है तो दूसरा में इसको कण कहा गया। तरंग के अंतर्गत यदि बात कर ले तो तरंग में यहां से जो लिखे थे विद्युत चुम्बकीय तरंग, तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंग और उसमें आ जाएगा अनुप्रस्थ तरंग और कण में जो है यह फोटोन आ जाएगा। तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंग अर्थात इसी में हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कर लेते हैं और कण में जो है यह फोटोन आ जाएगा। फिर प्रकाश का अध्ययन जो है यह फिजिक्स की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। इस प्रकाश का अध्ययन फिजिक्स के जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत यदि बात कर लें तो प्रकाशिकी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का अध्ययन विज्ञान फिजिक्स की जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी 2 प्रकार की होते हैं, एक तरंग प्रकाशिकी, एक तरंग प्रकाशिकी और दूसरा जो है किरण प्रकाशिकी। दूसरा किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जो है वह 2 प्रकार की होती है, एक तरंग प्रकाशिकी और दूसरा जो है किरण प्रकाशिकी। पहले हम लोग किरण प्रकाशिकी यदि देख लें तो किरण प्रकाशिकी में जो है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से बने जो प्रतिबिंब होता है उनका अध्ययन जो है यह किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण इत्यादि का अध्ययन जो है वह तरंग प्रकाशिकी में किया जाता है। अब प्रकाश स्रोत, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं यह प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत का मतलब हो जाएगा कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत के आधार पर जो है वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है।
या हम लोग पदार्थ भी कह लेते हैं, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु प्रकाश के स्रोत के आधार पर, या हम लोग कह सकते हैं केवल प्रकाश के आधार पर जो है वह वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रदीप्त वस्तु और दूसरा जो है यह अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब हो जाएगा कि जो वस्तु अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, अर्थात जिसको प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अपना प्रकाश जो स्वयं उत्सर्जित करती है उसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब प्रदीप्त वस्तु में जैसे आ जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू, ये सभी जो है प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। और प्रदीप्त वस्तु का मतलब होगा इसी का उल्टा, प्रदीप्त का उल्टा अप्रदीप्त, अर्थात जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसी को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और अप्रदीप्त वस्तु में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, चांद भी लिख सकते हैं। चांद के पास, चंद्रमा के पास जो है वो अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होती है वह दूसरे के प्रकाश अर्थात सूर्य के प्रकाश से जो है वह प्रकाशित होता है। तो प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके आधार पर भी अन्य होता है पारदर्शक पदार्थ, पारदर्शक पदार्थ, या इसी को हम लोग पारदर्शी पदार्थ भी कहते हैं। पारदर्शक पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, या जिससे प्रकाश जो है आर पार जिस पदार्थ में हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शक पदार्थ। पारदर्शक पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसी को हम लोग पारदर्शक पदार्थ या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, शीशा में प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाता है, इसीलिए कांच जो है या क्या पारदर्शक पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा हम लोग अपारदर्शक पदार्थ, यानी इसमें हम 4 नंबर पर पहुंच गए। अपारदर्शक पदार्थ, अपारदर्शक पदार्थ या अपारदर्शी पदार्थ भी हम इसको कह सकते हैं। अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शक पदार्थ के अंतर्गत यदि देखें तो जिससे प्रकाश नहीं गुजरेगा, या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं गुजरता है या जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शक पदार्थ। अब अपारदर्शक पदार्थ का बहुत उदाहरण हो जाएगा। ईंट ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं आएगा। मान लेते हैं यह बॉडी है, इसके अंदर में क्या रखा हुआ है यह पता नहीं चलेगा इसके जस्ट अंदर में, तो ये क्या अपारदर्शक पदार्थ का जो है यह उदाहरण हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्ध पारदर्शक। अर्ध नाम से यह स्पष्ट है, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, आधा का मतलब हो जाएगा जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में गुजरता है, जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध पारदर्शक पदार्थ कहेंगे। अर्थात आधा आधी जो है वह प्रकाश गुजर जाएगा। जैसे एग्जांपल तेल से भीगा हुआ कागज या क्या अर्ध पारदर्शक पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। तो अर्ध पारदर्शक पदार्थ अभी तक जो हम लोग पढ़े फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में। कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको हम लोग तोड़ कर देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेती है। प्रकाश में 2 गुण होते हैं, यानी द्वैध गुण इसको हम लोग कहा जाता है, जिसको हम लोग डबल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें एक में तरंग कहा गया, दूसरा में इसे कण कहा गया। तरंग, एक में तरंग और दूसरा में इसको कण कहा गया। फिर ये प्रकाश का अध्ययन जो है यह फिजिक्स की जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी को यदि तोड़े तो प्रकाशिकी 2 प्रकार के, या जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया प्रकाशिकी को, एक तरंग प्रकाशिकी, दूसरा किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत देखें तो इसमें प्रयोगों द्वारा जो है निष्कर्ष को सिद्ध किया जाता है, निष्कर्ष निकाल कर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित जितने भी प्रतिबिंब का बनना हुआ तो यह किसके अंतर्गत किया जाएगा, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। फिर तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत यदि देखें तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि का अध्ययन जो है ये तरंग प्रकाशिकी में जो है वह किया जाता है। फिर प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत हम लोग पढ़ लिए थे। प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, वैसी वस्तु जो जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश के स्रोत के आधार पर यदि हम लोग पढ़े तो वस्तु का यहां से हम लोग प्रकार पढ़े थे, प्रदीप्त वस्तु,
मतलब जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु, मतलब जो अपना प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तीसरा पारदर्शक पदार्थ, यानी जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, यानी जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। चौथा अपारदर्शक पदार्थ, अर्थात जिससे प्रकाश जो है नहीं गुजरेगा, आर पार नहीं गुजरेगा, उसको हम लोग अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। और जिससे प्रकाश अल्प मात्रा, यानी आधा आधी हम जिसको हम लोग कह सकते हैं अल्प मात्रा में गुजरता है, उसी को हम लोग अर्ध पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है यह हमारा किरण पुंज, जिसे बीम कहते हैं। यह किरण पुंज है क्या, तो हम किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। अर्थात कई किरण जो है वह मिलकर किसका निर्माण कर लेता है, किरण पुंज का। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक अपसारी, अपसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब हम तीनों एग्जाम्पल से ही पढ़ लेते हैं। यानी यह प्रकाश का स्रोत है। तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है तब उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, पहले समांतर किरण पुंज बाद में लिखा गया। तो अभिसारी जस्ट इसी का उल्टा। अपसारी का मतलब जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज भिन्न भिन्न बिंदुओं से आती प्रकाश की किरणें जब एक बिंदुओं पर आकर मिलती है तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जब भिन्न भिन्न बिंदुओं से आती प्रकाश की किरणें जब एक बिंदुओं पर जो है वह मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तीसरा समांतर किरण पुंज, मतलब जब प्रकाश की किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर रेखा में गमन करेगी तब इसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहां से हम लोग प्रकाश के अंतर्गत यदि हम लोग किरण पुंज के अंतर्गत यदि बात कर ले तो किरण पुंज, किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा भिन्न भिन्न बिंदुओं से आती प्रकाश की किरणें जब एक बिंदुओं पर सिमट जाती है तब उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा समांतर किरण पुंज, मतलब जब प्रकाश की किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर से होकर गुजरती है तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार किरण पुंज 3 प्रकार के। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो प्रकाश को किसी भी सतह से टकराकर, अर्थात वह सतह कुछ भी हो, तो प्रकाश को किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहां से यदि हम लोग देख लेते हैं तो यह सतह, ये ध्यान रखना है, यहां से राजतीत करना पड़ेगा यह सतह। और इस राजतीत करने में, जैसे हम लोग दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है दर्पण को राजतीत करने के लिए, नहीं तो प्रकाश सीधे गुजर जाएगा। तो इसे रोकने के लिए हमें यहाँ का जो भाग होगा वह राजतीत करना पड़ेगा, अर्थात रंगना पड़ेगा। अब प्रकाश की किरण यहां से आती है, फिर यहां से टकरा कर यहां वापस लौट जाती है, तब यहां से यह, अब या क्या समतल सतह, अभी हम लोग समतल सतह यह लिख लेते हैं। समतल सतह, प्रकाश का परावर्तन, फिर से जब प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण को किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत जैसे मान लेते हैं यह सतह है और ये किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। या लौटकर यानी टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तीसरा यह जो है इसको हम लोग यानी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु, और यह जो हो जाएगा ये अभिलंब। अभिलंब हम लोग बारी बारी से परिभाषा के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो पहला जो परिभाषा है वह है आपतित किरण। आपतित किरण, अभी हम लोग आपतन कोण नहीं लिखे हैं, बाद में लिखेंगे। आपतित किरण क्या है? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। यानी जो किरण सतह पर पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो यह क्या, कौन सा किरण होगा? आपतित किरण। किसी सतह, यानी आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, यहां से हम लोग आपतन बिंदु लिख लेते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु के बाद जो यह किरण जो परावर्तित होकर जो लौटती है, यानी किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण के अंतर्गत यदि हम लोग बातचीत कर लें तो परावर्तित किरण है क्या है? तो किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। फिर एक अभिलंब बच जाता है, तो अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब इसको हम लोग फिर से, बचपन में हम इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। खिचड़ी खाते वक्त थाली से क्या करते थे? एक दूसरे हम लोग अपने सहपाठी को बुलाने के लिए अपने थाली से जो है वो उसके मुंह पर चमकाते थे। तो सूर्य से आने वाली किरणें आपतित किरणें, थाली पर के जिस बिंदु पर पड़ती थी उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते थे। और आपतन जिसकी वह जो प्रकाश की किरणें जो उसके मुंह पर पड़ती थी उसको हम लोग परावर्तित किरणें कहते हैं। तो यहां से तो हम लोग, यहां से भी बचपन में भी इसका आपतित किरण परावर्तित किरण का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक अभिलंब जो है ये आपतन बिंदु पर यदि हम 90 डिग्री का कोण बना दे, अर्थात आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है वही अभिलंब कहलाता है। अब आपतन कोण के अंतर्गत यदि बात कर लें तो आपतन कोण आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, यानी आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच के कोण का जो है वही क्या कहलाएगा? आपतन कोण। फिर परावर्तन लेते हैं, परावर्तन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यह प्रकाश से संबंधित था। अब हम लोग इसका नियम पढ़ लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन का जो है यह नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। तो यह कोण यानी आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर में कोण आर। तो आपतन कोण किसके बराबर में होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह बराबर परीक्षा में पूछता भी है कि आपतन कोण बराबर में डैश, या प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर में डैश, या कोण आई बराबर में डैश। तो कोण उस वक्त हम लिखेंगे आर, यहां आपतन कोण बराबर में लिखेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तल का मतलब यह नहीं कि तीनों ऊपर में है, तल का मतलब यह है कि तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इस अब यहाँ तल का हम एक उदाहरण ले ले तो अभिलंब हम लोग यहाँ नहीं खींच सकते हैं। यहां से यदि देखें तो एक ही तल में, लेकिन अभिलंब यहां लिखना क्या होगा? गलत हो जाएगा। अभिलंब का मतलब हो गया कि यह दोनों के बीच में रहना चाहिए। एक ही तल का मतलब होगा कि एक ही बिंदु पर मिलता है। कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यह परावर्तन का जो है यह दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, और ये तीनों एक ही तल में होता है। तो यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम और दोनों नियम हो गया। अब यहां से यदि बात कर ले तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार यदि हम लोग पढ़ें तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन, एक नियमित परावर्तन जिसे हम नियमित परावर्तन, और दूसरा जो है यह अनियमित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंतर्गत यदि देख ले तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह से होता है, यहां से यह समतल सतह है, यहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो यह परावर्तन के दोनों नियमों का, दोनों नियम हम ऊपर में पढ़ चुके हैं।
तो ये परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करते हुए जब परावर्तित होगा तो उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह से होगा तो ये परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होगा, तब हम उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे तल से होगा, जैसे यह खुरदुरा तल है या वक्रीय तल कह सकते हैं, तब होगा क्या, यह परावर्तन के दोनों नियमों का पालन नहीं करते हुए परावर्तित होगा, तब उसी को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन भी हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 था वह भी पढ़ लिए, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं यह भी पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट अगले जो है अगले क्लास में हम इसको आगे हल कर लेंगे।